दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है महाबली साका और भटकती आत्मा। महाबली साका उस समय गहरी नींद में डूबा एक स्वप्न देख रहा था। महाबली साका, मेरे परिवार की सुन लो। महाबली साका सपने में देख रहा था। महाबली, क्या मेरी अभिलाषा पूरी नहीं करोगे? आओ महाबली साका, आओ महाबली। बेचैनी में करवटें बदलने लगा था साका। महाबली साका, मैं भटक रहा हूँ, मुझे भटकने से मुक्ति दिलवाओ। मेरे परिवार को उनका हक दिलवाओ महाबली। मैं मुक्ति चाहता हूँ महाबली साका, मैं मुक्ति चाहता हूँ। बेचैनी में करवटें बदलते बदलते आखिर उसकी आँख खुल गई। आज मैंने फिर वही सपना देखा। वह बार बार मुझसे सहायता मांगता है। मैं कई बार ये सपना देख चुका हूँ। कैसे इस युवक से खोज करूँ? सुबह होने पर, महाबली क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊँ महामंत्री जी, आज रात मैंने फिर वही स्वप्न देखा। ओह, फिर वही सपना, तभी आप परेशान हैं महाबली। हाँ महामंत्री, ना जाने क्यों हमें बार बार वही स्वप्न दिखाई देता है। इस स्वप्न का क्या रहस्य हो सकता है? महाबली, एक बात तो तय है कि आपको बार बार दिखाई देने वाले इस स्वप्न में कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। तभी वह स्वप्न केवल आपको ही दिखाई कर दिया करता है। कोई आपसे सहायता मांगता है, लेकिन कौन शख्स है वह हमसे सहायता मांगने वाला? उसका कुछ अता पता तो चले। महाबली, यह जानने के लिए आपको बाकू वन में रहने वाले तापसी धर्मगुरु के पास जाना होगा। तापसी धर्मगुरु, उनका नाम तो सुना है मैंने। महाबली साका, धर्मगुरु तापसी बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। स्वप्न फल बताने में वे बहुत ही माहिर हैं। वे आपको स्वप्न में दिखाई देने वाले युवक के बारे में बता देंगे, सब कुछ। हाँ महाबली, उस युवक को पूरा इतिहास भूगोल धर्मगुरु तापसी आपको बताने की ताकत रखते हैं। ओह, तब तो मैं धर्मगुरु तापसी के पास आज ही जाऊंगा। साका ने अपने घोड़े पर जीन कसी। चल चेतक, मुझे बाकूबन में धर्मगुरु तापसी के पास ले चल। चेतक चल दिया अपनी मंजिल की ओर। चल दिया वह वन की ओर। एक दुर्गम नदी पार की राह में उसने, शाबाश चेतक, यह तेरी परीक्षा की घड़ी है। लंबा सफर तय करने के आखिर चेतक ने बाकूबन में प्रवेश किया। आह, बाकूबन में कितना मनोरम दृश्य है। उसे एक आश्रम नजर आया वन में। शायद यही तामी धर्मगुरु का आश्रम है। चलकर देखता हूँ। जा पहुँचा हुआ उस आश्रम में। कितनी शांति है इस आश्रम में। चेतक को उसने आश्रम के बाहर ही छोड़ दिया था। आश्रम में पहुंचने पर, आओ महाबली साका, आओ, आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आप? मैं वही हूँ महाबली साका, जिससे मिलने का तुम कोसमा में इतनी दूर आए हो। ओह, धर्मगुरु तामी, आप ही हैं। साका ने उन्हें प्रणाम किया। आयुष्मान भव, आओ बैठो। ऋषि तामची के सम्मुख बैठ गया था साका। महाबली, अपने द्वारा देखे स्वप्न फल को जानने आए हो तुम? ओह धर्मगुरु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह विद्या हमारे पास है, तभी तो तुम चलकर हमारे पास आए हो आज। धर्मगुरु, आप जल्दी से उस स्वप्न के विषय में बताइए, मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, बताता हूँ तुम्हें, सुनो। तुम स्वप्न में युवक को बार बार देखते हो ना? हाँ धर्मगुरु। वह युवक बार बार तुमसे सहायता मांगता है, तुम्हें पुकारता है। हाँ धर्मगुरु, कौन है वह युवक? उस युवक का नाम हेमू है महाबली साका। हेमू? हाँ, उस अभागे युवक का नाम हेमू ही है। ओह, क्या वह किसी विपत्ति में है जो मुझसे
स्वप्न में आकर सहायता मांगा करता है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं मावली साका, हेमू कोई जीवित मनुष्य नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं आप? तो फिर वह कौन है? वह एक भटकती हुई अतृप्त आत्मा है मावली साका। ओह मावली, आज से 25 वर्ष पूर्व की बात है। आज की तरह तब जंगली बस्तियों में आधुनिक सभ्यता का प्रवेश नहीं हुआ था। बंजर बस्ती तब भी कोसमा राज्य के अधीन थी। और आज से 25 वर्ष पूर्व हेमू उसी बंजर बस्ती में अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और 1 वर्षीय पुत्र केमू के साथ रहता था। क्या? हाँ मावली, आज बंजर बस्ती का मुखिया पुरुष बना करता है, लेकिन तब बंजर बस्ती की मुखिया महिला बन करती थी, वह भी बूढ़ी व अनुभवी बुढ़िया। पुरुषों की अपेक्षा तब बंजर बस्ती में महिलाओं के ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। अज्ञानता, अशिक्षा व अंधविश्वास के घोर अंधकार में जी रहे थे। उस समय बंजर बस्ती के लोग ऐसे ही समय में एक साधारण से दर्पण ने बेकसूर अनपढ़ हेमू के जीवन में हलचल मचा कर रख दी थी। वह कैसे? वही बताने जा रहा हूँ मावली। हेमू हाथ का बहुत ही अच्छा हस्तकार था। काठ के खिलौने, मूर्तियाँ बनाने में वह माहिर था। उसके बने काठ के खिलौनों को जो देवते देखते ही जाया करते थे। हेमू उन खिलौनों के नाव से भरकर आसपास और दूर के नगरों में बेचने जाया करता था। इससे उसे जो आमदनी होती, उसी से वह अपना छोटे परिवार का पालन पोषण किया करता था। अपने छोटे से परिवार के साथ वह हंसी खुशी दिन बिता रहा था। ऐसी ही व्यापारिक यात्रा पर निकलकर उस दिन हेमू सोच रहा था, इस बार मैं खूब पैसा कमाकर घर वापस लौटूंगा। सुरक्षित को खूब सारे गहने, कपड़े लत्ते खरीद ले आऊँगा। मैं उसकी शिकायत दूर कर दूंगा। इस बार मैं इस तरह वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। याद आ रहा था उसे सुरतिया का उलाहना। उलाहना का मतलब शिकायत। केमू के बापू, तुम आज तक एक बार भी मेरे लिए नया कपड़ा लत्ता और गहने नहीं लाए। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। मुस्कुरा उठा हेमू। सुरतिया, इस बार तेरा यह उलाहना भी दूर कर दूंगा मैं। इन्हीं ख्यालों में गुम था वह, तभी धड़ाक, अरे! एक दूसरी नाव की बड़ी ही जोरदार टक्कर उसकी नाव से लगी। हेमू उछलकर दूसरी नाव में जा गिरा। नाव में गिरते ही बेहोश हो गया वह। यह तो बेहोश हो गया। कैसा बांका सजीला नौजवान है यह। मुझे अपने लिए ऐसे ही सुदर्शन पुरुष की तलाश थी। जब उसे होश आया तो स्वयं को एक महल में पाया। ओह, यह मैं कहाँ हूँ? तभी होश आ गया तो मैं युवक हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया था। हेमू, आप? युवक, मेरा नाम पुलोमा है। इस जमूर राज्य की राजकुमारी हूँ मैं। यहाँ मेरा शासन है। ओह, लेकिन मैं यहाँ कैसे? नदी में मेरी नाव से तुम्हारी नाव की टक्कर हो गई थी। तब तुम उछलकर मेरी नाव में आ गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए थे। तब मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आई। वो मेरी नाव और उसका सामान के साथ तुम्हारी नाव नदी में डूब गई थी युवक। ओह, मैं तो लुट गया। मेरी सारी मेहनत नदी में भेंट चढ़ गई। आखिर तुम्हारी नाव में क्या सामान था युवक, जो उसके लिए तुम इतने व्यथित हो रहे हो? उस नाव में मेरे बनाए हुए काठ के खिलौने थे राजकुमारी पुलोमा। तुम काठ के खिलौने बनाने वाले हो? हाँ राजकुमारी हेमू, नाम है मेरा। कोसमा राज्य के अंतर्गत आने वाली बस्ती बर्जर का बासिंदा हूँ मैं। ओह, बर्जर बस्ती के लोग तो अनपढ़ जाहिल होते हैं। मैं भी तो उन अनपढ़ जाहिलों में से एक हूँ राजकुमारी पुलोमा। नहीं, तुम उन सब से अलग हो। तुम मेरे हो, केवल मेरे। यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमारी? मैं ठीक ही कह रही हूँ हेमू। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ।
नहीं राजकुमारी, यह पाप है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे एक बेटा भी है। तो क्या हुआ? उन अनपढ़ जाहिलों को वहीं बंजर बस्ती में रहने दो और तुम यहाँ मेरे पास रहकर जिंदगी के मजे लूटो। हेमू, मेरे साथ विवाह कर लो। नहीं राजकुमारी, वह अपराध मुझसे नहीं होगा। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इस महल में लोग हमारी इच्छा से आते हैं और हमारी इच्छा से ही बाहर जाते हैं। आप मुझे रोक नहीं पाएंगे राजकुमारी। पुलुमा, कोशिश करके देख सकते हो तुम। हेमू साल से उतरकर द्वार की ओर बढ़ा ही था कि आग, हा हा हा, सेमू सहम कर पीछे हट गया। हेमू, राजकुमारी इस आग को बुझाओ। तब पुलुमा ने हाथ हवा में लहराया और आग बुझ गई। ओह, यह तो कोई जादूगरनी लगती है। कहो हेमू, क्या अब भी तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे? राजकुमारी, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। अब तुम यहाँ से तभी जा सकोगे जब मैं चाहूँगी। ओह हेमू, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भूलकर भी इस कच्छ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। हाँ, तुम मन में जिस वस्तु की भी इच्छा करोगे वह तुरंत तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस कच्छ से अब तुम तभी बाहर निकलोगे जब तुम मेरे साथ विवाह करने का सहमत हो जाओगे। यह कहकर पुलुमा कच्छ से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद यह मैं किस संकट में आ फंसा। क्या मैं अब कभी भी इस जादूगरनी की कैद से नहीं निकल पाऊंगा क्या? बहुत भूख लगाई है, काश इस वक्त मुझे खाना मिल पाता। तत्काल ही ओह, मैंने मन में खाने की इच्छा प्रकट की और खाना आ गया। तो जादूगरनी पुलुमा ठीक ही कह रही थी। भूख रोके नहीं रुक गई उसे और वह खाने पर टूट पड़ा। यह सब देख रही थी पुलुमा। हेमू, मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मेरे सामने हथियार डाल ही देगा। तब मैं खूब ठाठ से तेरे साथ विवाह करूंगी। पुलुमा की कैद में हेमू के कई दिन बीत गए। कहो हेमू, विचार बदला कि नहीं? पुलुमा, मुझे इतना अत्याचार ना करो। वहाँ बस्ती में मेरे परिवार वाले मेरी लौटने की राह देख रहे होंगे। मुझे जाने दो यहाँ से। फिर वही बेसुरा राग, क्रोध में पांव पटकती पुलुमा वहाँ से चली गई। इधर बर्जर बस्ती में बिंदा हेमू इस बार वापस नहीं लौटा है। इतने दिनों से पहले कभी उसने लौटने में इतने दिन नहीं लगाए। हाँ, मुझे भी इस बार चिंता हो रही है। हेमू के बापू सुरतिया थी वहाँ। खाना तैयार है, दोनों को खाना ले आऊं? सुरतिया, क्या बताएं, हेमू की चिंता में हमारी तो भूख ही उड़ गई है। चिंता करने से क्या होगा अम्मा, वे लौट आएंगे। कुल देवता करे ऐसा ही हो। इधर पुलुमा हेमू के रोज रोज के इनकार से झुलसा उठी थी। हेमू के विषय में मुझे मरकर गुरु से सलाह लेनी चाहिए। उसने उसी समय मरकस गुरु का आह्वान किया। मरकस गुरु प्रकट हो, मरकस गुरु प्रकट हो। तुम्हारी परम प्रिय शिष्या तुम्हें बुला रही है। मरकस गुरु प्रकट हो। तत्काल ही चारों धुआं ही धुआं फैल गया। जब धुआं हटा, प्रणाम मरकस गुरु। कहो पुलुमा, मुझे कैसे याद किया? मरकस गुरु, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। कहाँ है वह? हमें दिखाओ। पुलुमा ने जब ग्लोब में हाथ घुमाया तब ग्लोब पर हेमू का चित्र उभर आया। यही है मेरे सपनों का राजकुमार मरकस गुरु। हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं पुलुमा। युवक वाकई सुदर्शन पुरुष है, लेकिन एक अड़चन है मरकस गुरु। वह क्या? इस युवक का नाम हेमू है, कोसमा राज्य के अधीन बस्ती बर्जर का बासिंदा है। तो क्या हुआ? असली परेशानी तो यह है कि हेमू पहले से ही विवाहित है। ओह,
यह तो परेशानी वाली बात हो गई। पुलोमा, तुम जादू संसार की बेताज सामग्री हो और हमारे जादू के शास्त्र के अनुसार जादू संसार की सामग्री किसी विवाहित पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। हाँ, यदि हेमू को उसकी पत्नी से तलाक हो जाए तो बात बन सकती है। तब हेमू को उसकी बस्ती से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए तो बात बन सकती है। मैं जबरन हेमू की पत्नी को इस काम के लिए तैयार कर दूंगी। मरकस गुरु, नहीं पुलोमा, जादू शास्त्र के अनुसार यह भी वर्जित है। अगर जोर जबरदस्ती से वह तलाक हुआ तो भी हेमू के साथ तुम्हारा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। ऐसी सूरत में तुम जादूगरनी की सामग्री पद से मुक्त कर दी जाओगी। ओह, तब मैं क्या करूं? मरकस गुरु, इस समस्या के समाधान के लिए मैंने आपको यहाँ याद किया है। इस समस्या का एक ही हल है, हेमू को रिहा कर दो तुम। यह आप क्या कह रहे हैं मरकस गुरु? हाथ आए शिकार को छोड़ दूं? हाँ पुलोमा, हमें कूटनीति से काम लेना होगा। खुशी खुशी तुम हेमू को रिहा कर दो और रिहा करते वक्त एक साधारण सा दर्पण भेंट में दे देना। फिर गुरु ने वह दर्पण राजकुमारी को दे दिया, हेमू को देने के लिए। हेमू ने वह दर्पण ले जाकर अपने परिवार को दिया। क्या राजकुमारी हेमू को पा सकी? उस दर्पण से क्या कमाल हुआ? क्या महाबली शाका हेमू की आत्मा से मिल सका? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और देखें इसका दूसरा भाग, महाबली शाका और भटकती आत्मा, भाग 2।